हेलो दोस्तों, रुद्र हियर। और ये है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। अब हम देखेंगे कि 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये इसे एक लैंडमार्क एक्ट कहा जाता है। और ये प्रीवियस चार्टर एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सो कॉल्ड तथा कथित गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कैसे अलग है। तो ये देखा जाता कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये जो है महसूस हो गया, ये रियलाइजेशन उनको हो गया कि भाई बिना इंडियंस के हम लोग इतने बड़े देश को नहीं चला सकते। मतलब कि हमें इंडियंस का एसोसिएशन चाहिए ही चाहिए। इंडियन पीपल को, भारत के लोगों का एसोसिएशन, उनका जो है हेल्प तो चाहिए ही, ताकि इतना ज्यादा गुस्सा जो है अचानक से ना फूटे। तो इंडियंस, हम भारतीयों की भावनाओं का जो और हमारे विचार का टाइमली पता लगाया जा सके, उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में नहीं था। तो इन्होंने अपने काउंसिल्स, जैसे जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसको एक्सपैंड किया, उसको बढ़ाया। इसलिए इसे कहा जाता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट, क्योंकि अब हम इसके काउंसिल में शामिल होने लग गए। So after the revolt of 1857, it was felt necessary by the British government to know the feelings and sentiments of the Indian people in time, समय पे, so that such revolts, ताकि ऐसा विद्रोह can be avoided in future, दोबारा ना हो भविष्य में। For this, वो कैसे होगा, अब इन्होंने एक तरकीब निकाली। For this they sought to establish closer contacts, कि भाई भारतीयों से नजदीकियां बढ़ाई जाए, ताकि पब्लिक ओपिनियन क्या है, जनता क्या सोच रही है। क्योंकि ये भले ही उन्होंने कह दिया था कि ये सैनिक विद्रोह है, बट एक्चुअली में वे ये बात जानते थे कि ये एक्चुअली में सैनिक विद्रोह केवल नहीं था, भारतीय जनमानस भी इसमें पूरी तरह से शामिल थी और उसका पूरा सहयोग प्राप्त था। तो भारतीय जनमानस क्या सोचती है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, उसको जानने के लिए इन्होंने क्लोजर कॉन्टैक्ट्स, नजदीकियां बढ़ाई। वो कैसे बढ़ाई हम देखते हैं। इट मेड ए बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाए जो रिप्रेजेंट करें जनता को, जनता के जो प्रतिनिधि हों वो इसमें शामिल हों। वो कैसे, बाय एनेबलिंग गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया टू एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन पीपल, जो इंडियन पीपल, जो भारतीय लोग हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ ये लोग मान लिए कि बहुत बड़े बड़े लोग ही हमारे जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, ये ब्रिटिश हुकूमत मान रही थी। क्यों? क्योंकि वो जो है अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते थे। विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, अब हम देखते हैं कि 1853 के एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में लॉ मेकिंग प्रोसेस को अलग कर दिया गया था। उसके काउंसिल में, वॉइस गवर्नर जनरल के काउंसिल में लॉ मेकिंग प्रोसेस को 6 नए काउंसिलर्स ऐड हुए थे, अगर जो आपको याद हो, जो केवल लॉ मेकिंग जो है उनका काम था, कानून बनाना। तो उसको कहा जाता था इंडियन या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत उस सेंट्रल लेजिस्लेटिव या इंडियन काउंसिल में कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12, जो इसमें नहीं लिखा मैंने, वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसका जो है ढांचा इंपॉर्टेंट है लिखना, कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो मिनिमम वो 6 हों और मैक्सिमम 12 हों। और जितना भी नंबर हो इन दोनों के बीच में, जितना भी उस लॉ मेकिंग प्रोसेस में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हों, जिसे गवर्नर जनरल नॉमिनेट करे, याद रखिएगा, इलेक्ट नहीं, नॉमिनेट करे। तो अभी इलेक्शन नहीं आया है, नॉमिनेट करे गवर्नर जनरल। तो सपोज 6 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड होते हैं, तो इसमें यह प्रावधान था कि उसके आधे इंडियंस होने चाहिए कम से कम। तो ये 6 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड हुए, तो इसका आधा कितना हुआ, 3। तो 3 जो है
इंडियंस को ऐड किया गया, वो कौन से थे? ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और एक सर दिनकर राव। तो ये 3 लोग थे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो इंडियंस थे, इनको ऐड किया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस को। तो इसीलिए ये पहले के एक्ट से अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इंडियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हुए। दूसरा क्या है? इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रेस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। तो हम देखते हैं कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसका प्रोसेस चालू किया। वो कैसे चालू किया? जो लेजिस्लेटिव पावर्स था बॉम्बे और मद्रास का, जो उसे छीन लिया गया था। किस एक्ट के तहत छीन लिया गया था? हाँ, तो इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जो स्टार्ट हुआ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। इसी एक्ट के तहत, अगर जो आपको याद हो, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। गवर्नर के अधीन कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और 1833 में उसके लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस को भी छीन लिया गया था, और लॉ मेकिंग प्रोसेस एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में था, और वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे पहले गवर्नर जनरल इंडिया। तो इसने रिवर्स कर दिया। अब ये क्या किया? रेस्टोर कर दिया। जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज भी अपने अपने प्रेसिडेंसीज में जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है लॉ बना सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब वो कैसे बनाएंगी लॉज? सारे प्रोविंसेस जो है नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो है निर्माण हुआ। बंगाल में 1866, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में 1886 और पंजाब में 1897। It empowered the viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council। कि काउंसिल में कोई भी प्रोसेस किस तरीके से कोई भी काम होगा, इसका जो है अथॉरिटी, इसके रूल्स बनाने की जो अथॉरिटी, वो पावर है, वो वायसरॉय को जो है दिया गया। ये एक बहुत बड़ा जो है इसमें इसमें मतलब कि वायसरॉय को एक तरह से गवर्नर जनरल को मजबूत किया जा रहा है। इट गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। जैसे आज का जो है मिनिस्टीरियल सिस्टम है, जो बाद में मिनिस्टीरियल सिस्टम हुआ कि हर एक मिनिस्टर एक डिपार्टमेंट देखेगा, तो इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। तो ये प्रीलिम्स में अगर जो पूछेगा कि जो है पोर्टफोलियो सिस्टम किसने शुरू किया, तो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में शुरू कर दिया था, ताकि जो है हर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हर एक मेंबर को पता हो कि उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, और ये जो है प्रशासन का जो प्रोसेस है वो सुचारू रूप से चले। तो इसको रिकॉग्निशन, इसको मान्यता दिया गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के तहत। अंडर दिस ए मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वाज ऑथराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट्स। सपोज किसी को फूड का डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट मिला है, तो वो एक मेंबर जो है पूरे काउंसिल की तरफ से जो है डिसीजन ले सकता है और कन्वे कर सकता है। उसका डिसीजन काउंसिल का डिसीजन माना जाएगा उस डिपार्टमेंट के लिए। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये देखिए कि वॉइसरॉय का पोजीशन कितना ज्यादा पावरफुल हो गया कि वो काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई कानून ना बनाए तो भी ऑर्डिनेंसेस जो है वॉइसरॉय अपने आप से जो है पारित कर सकता है, इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस। ये जो है वॉइसरॉय को ऑल पावरफुल बना दिया है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अब वो इमरजेंसी क्या है इसको डिफाइन नहीं किया गया। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 months।
तो ये प्रीलिम्स में जरूर पूछा जा सकता है। अगर जो कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये प्रीलिम्स में यही आएगा कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वॉइसरॉय को किस एक्ट के तहत दिया गया, तो वो 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब इसकी एनालिसिस देख लेते हैं कि हाउ फार इट वाज गुड एंड बैड। The Indian Councils Act, though, was an important landmark in the constitutional history of India, yet it suffered from many defects. क्या डिफेक्ट्स थे? ये गवर्नर जनरल को ऑल पावरफुल बना दिया कि उसके काउंसिल में कैसे जो है बिजनेस होगा, कैसे प्रोसेस होगा, उसके रूल बुक बनाने का जो है काम, जो अथॉरिटी वो गवर्नर जनरल के पास है। और ऑर्डिनेंसेस इशू करने को, जो मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाईपास करने का जो पावर है वो गवर्नर जनरल को थ्रू ऑर्डिनेंसेस की, मतलब कि ये एक अल्टरनेटिव हो गया है उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल का। गवर्नर जनरल वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता है, हालांकि 6 ही महीने के लिए था वो ऑर्डिनेंसेस का टाइम पीरियड, केवल 6 मंथ्स है। द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कुड हार्डली प्ले एनी इफेक्टिव रोल। जब गवर्नर जनरल को इतना पावर मिल गया तो ऑफिशियल क्या, नॉन ऑफिशियल क्या। और अभी हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर नहीं बने, केवल लॉ मेकिंग प्रोसेस में मेंबर बने हैं। नो क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड एंड द बजट कुड नॉट बी डिस्कस्ड, कि बजट अगर जो पेश हुआ तो उसका डिस्कशन नहीं हो सकता, उस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता कि आपने जो है इतना पैसा मिलिट्री को क्यों दिया, इतना कम पैसा एग्रीकल्चर को क्यों दिया। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री डिटेरियोरेटेड, वो जो है बद से बदतर होती चली गई, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन थी। देयर वाज एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, सिवियर फेमाइन इन 1877 में जो है बहुत तगड़ा जो है अकाल पड़ा। 1857 के विद्रोह के बाद जो रिप्रेशन, जो है दमन की नीति जो शुरू हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिश जनरेट हुआ, और जो डिसकंटेंट था वो बहुत ही वाइड स्प्रेड था, वो बहुत ही डीपन था। सो वील सी in the coming videos the next Indian Councils Act 1892.